Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope that you all will be fine and you all will be doing well. So, in the last videos I have discussed about the overview of history of English literature and also discussed the Old English period. In another video I have discussed the Anglo-Saxons history in a very detailed way, and in this video I am going to describe the medieval time period of English history literature. अब इस हिस्ट्री को हम थोड़ा सा क्रिटिकली पढ़ेंगे, लाइक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट से मिल जाएगी कि ये कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, इसमें कौन से वर्क्स थे, कौन से ऑथर्स थे. इन दिस होल वीडियो आई विल ट्राई टू डिस्क्राइब द रिसर्चर्स माइंड. मैं रिसर्चेस को लेकर या इस कंटेंट के लिहाज से इस वीडियो को एक्सप्लेन करूँगी. सो द ओवरव्यू इज दैट आई विल डिस्क्राइब दैट व्हाट इज़ द मिडीवल इंग्लिश, क्या क्या रिलीजियस राइटिंग्स थी, नॉन रिलीजियस राइटिंग्स कौन सी थी, और उस पर जो फिलोसफर्स थे उनका क्या कहना था. कुछ थियोलॉजीज पढ़ेंगे हम, जिसमें दो हमारे पास मेजर नेम्स आते हैं, ऑगस्टीनियन और एक्विनस. ठीक है, इंग्लिश का और क्रिश्चियनिटी का ताल्लुक देखेंगे कि हाउ दे वर कंटेम्परेरी टू ईच अदर. चर्च को देखेंगे, किस तरीके से चर्च का रोल था इंग्लिश हिस्ट्री में, एंड देन वी विल कंक्लूड द होल टॉपिक. सो दिस इज़ अ लॉन्ग टॉपिक एंड इट्स रियली डिफिकल्ट टू कवर इट इन अ सिंगल video. So I will make 2 or 3 videos of this topic and you will be clear about that. So starting with the very first slide, basically the medieval period started from 1066 when the Anglo-Saxons or the Old English period was ended. ठीक है, जब हमारा ओल्ड पीरियड एंड होता है तो हमारे पास मिडीवल पीरियड आता है. द टाइम पीरियड ऑफ दैट इज 1066 to 1485. सो स्टार्टिंग करते हैं. द मिडल एज इज अ 1000-year पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री. ये बात आपने याद रखनी है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मिडीवल पीरियड हमारे पास 1000-year पीरियड है. Scholars mentions the beginning and the end of this period as 5th and late of the 15th centuries AD respectively. The end of this period is coincident with the Renaissance age. Since this period is between the two Greek, Roman and modern periods, it is also called as the Middle Age by historians. अब देखें, क्रिटिक ने ये लिखा है कि हो सकता है कि इस पीरियड का जो एंड है वो 15th सेंचुरी हो और इसका जो स्टार्ट है वो 5th सेंचुरी हो. ठीक है, अब इसको हम क्यों मिडल पीरियड कहते हैं, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में हमारे पास ओल्ड पीरियड है और इसके बाद हमारे पास मॉडर्न एज है, इस वजह से हम इसको मिडल एज कहते हैं. इसके फ़ौरन बाद, यानी कि जब ये ख़त्म हो रही होती है या इसके बिल्कुल एंड पे, देयर इज़ ऑल्सो रिनाइसेंस एज, जो कि रिन्यूअल की एज थी. इसमें मैंने चौसर को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है दैट कैसे रिनाइसेंस जो है वो हुई, किस तरीके से इंग्लिश में कितना ज़्यादा वो यू कैन से एक बेहतरी आई. ठीक है, तो अब हम देखते हैं. इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रीक फिलोसफर्स परफॉर्मेंसेज ऑन द फिलोसफर्स ऑफ द मिडल एज, सम हिस्टोरियंस ड्रॉ बैक द बिगिनिंग ऑफ द एज टू द फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरीज. ठीक है, अब देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ग्रीक फिलोसफर्स थे. ठीक है, वो ग्रीक मीटर इस्तेमाल करते थे. ज़्यादातर जो फिलोसफीज चलती थी, रिलीजियस थॉट्स चलते थे, वो सारे के सारे ग्रीक फिलोसफर्स के थे. जैसे एरिस्टोटल है, प्लेटोनिस है, ये सारे के सारे ग्रीक फिलोसफर्स की फिलोसफीज हमारे पास बहुत चलती थी. और मिडिल एज तक हमारे पास इन्हीं फिलोसफीज का जिक्र बार बार आता है. ठीक है, और इसी वजह से कहा जाता है, कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि ये पीरियड जो है ये फर्स्ट या सेकेंड सेंचुरी से ही स्टार्ट हो गया हो. लेकिन कुछ ये कहते हैं, द नेक्स्ट लाइन इज दैट कि सम हिस्टोरियंस we are just here. Furthermore, some other believe that the beginning of the Middle Age and Christianity are contemporaneous. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. एंड बिकॉज ऑफ दिस कोइंसिडेंस द थॉट एंड रीजन ऑफ दिस पीरियड इज कॉल्ड एज द क्रिश्चियन थॉट. दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओवर हेयर. यानी कि आप इस चीज़ को देखें कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास ये जो 10th to 15th और 14th सेंचुरी की बात होती है ना, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी का ही दौर था. लाइक आप अगर आप ओल्ड इंग्लिश में भी बात करें तो क्रिश्चियनिटी ही ज़्यादा थी. रिलीजियस वर्क्स की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया सेनेवुल्फ ने लिखा, कैडमन ने लिखा. उसके बाद हमारे पास जब बेओवुल्फ लिखी गई, उसमें अपने हमें कितने ज़्यादा क्रिश्चियनिटी के रेफरेंसेस मिलते हैं और काफ़ी सेंट्स का जिक्र मिलता है हमें बाकी कुछ वर्क्स में. इसी तरीके से मिडीवल पीरियड में भी हम ये कह सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी और मिडिल एज आपस में कंटेम्परेरी हैं. कंटेम्परेरी का ये मतलब होता है एक सिंगल टाइम में दो चीज़ों का इकट्ठे होना. लाइक अगर मैं ये कहूँ कि इन दिस एज इमरान खान एंड नवाज शरीफ आर कंटेम्परेरी. अब मैं ये नहीं कह रही कि ये दोनों, मतलब मैं इसकी मिसाल बल्कि आप छोड़ें, अब इसकी सही एग्जांपल ये कि इमरान खान एंड नरेंद्र मोदी, दे बोथ आर कंटेम्परेरी. लाइक एक ही दुनिया में दो अलग अलग लोग हैं जो कि हुकूमत करें, दे बोथ आर वजीर आजम. ठीक है,
दो दे बोथ आर प्राइम मिनिस्टर्स। तो अब इन दोनों को मैं कंटेम्प्रेरी कह सकती हूँ, क्योंकि एक टाइम पे जो है एक साथ हुकूमत कर रहे हैं। बेशक अलग कंट्रीज हैं, अलग लोग हैं, लेकिन काम उनका एक ही है। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि शेक्सपियर एंड द मिल्टन दे बोथ वर द कंटेम्पोरेनियस, कि वो दोनों एक ही टाइम पे थे। इसी तरह से एट दैट टाइम मिडल एज और क्रिश्चियनिटी दोनों की दोनों कंटेम्पोरेनियस थे, एक ही टाइम पे थे। कैसे मैं ये कह सकती हूँ? क्योंकि उस टाइम चर्च की होल्ड ज़्यादा थी, चर्च का सोसाइटी में रोल सबसे ज़्यादा नोबल था, ज़्यादा से ज़्यादा चर्च के लोग ही थे जिनको अच्छा या बड़ा या सीनियर माना जाता था। इस वजह से क्रिश्चियनिटी को मिडिल एज के साथ कंबाइन किया जाता है, और कुछ हिस्टोरियंस इस सारे रीजनेबल या फिर इस पूरे एज को कहते हैं क्रिश्चियन थॉट। ठीक है, इस वजह से क्योंकि जितने भी उस सोसाइटी के वर्क्स थे, जिस थॉट या रीज़न पर वो सोसाइटी चल रही थी, वो क्रिश्चियनिटी की बेस पे थी, और इस वजह से इसको क्रिश्चियन थॉट कहा जाता है। क्लियर? Next is that historians describe this age with the preserving movement and continued emigration of the other nations to the land. अब जाहिर बात है कि किस तरह से डिफरेंट मुल्कों से या ट्राइब्स के लोग आते थे और आकर इंग्लैंड में या ब्रिटेन में इन्वेड करते थे। Well, historiography, this 1000-year period is mentioned as the medieval history of the Europe. In other words, the Middle Age is a period in European history which separates the ancient time from the modern one. देखें, जब भी कोई चीज़ मिडल में होती है, वो दो चीज़ों को कनेक्ट कर रही होती है। वन इज़ द स्टार्टिंग एंड अदर इज़ द एंड। अब इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि अगर आप देखें ना, तो मिडल एज हमारे पास एक ऐसा कोइंसिडेंट है कि स्टार्टिंग में तो इसके पास हमारे पास एंशियंट टाइम है, और एट द एंड हमारे पास मॉडर्न टाइम है। सो दिस इज एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन द एंशियंट टाइम एंड द मॉडर्न टाइम। सो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मिडीवियल टाइम जो था वो आप इस चीज़ को समझ लें कि मिडीवियल लिटरेचर हाथ से लिखा गया था। ये तो मैंने आपको बताया कि जो ओल्ड इंग्लिश थी हमारे पास वो भी हाथों से लिखी गई थी। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे डिफरेंट, 4 मैंने आपको मैन्यूस्क्रिप्ट्स बताई थी, वो आपने नहीं भूलनी। ठीक है, ये भी हाथ से लिखा गया था। अब शुरू तो ये हाथ से हुआ था, लेकिन एंडिंग में 1476 में हमारे पास प्रिंटिंग मशीन आ गई थी। मैंने आपको लास्ट में बुक का नेम भी बताया था कि कौन सी बुक थी जो सबसे पहले प्रिंट की गई थी। तो जब प्रिंटिंग प्रेस आया 1476 में, एट डेट टाइम हुआ ये था कि हमारे पास रिनाइसेंस का टाइम था तब। ठीक है, और इसमें 2 बड़े इवेंट्स आपने याद रखने। एक तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्मन्स, जब स्टार्ट हुआ ये पीरियड 1066 में। अब आपको नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट में इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये याद रखिए कि इंग्लैंड में ज़्यादा फ्रेंच आर्मी की तरफ से और कुछ ट्राइब्स की इन्वेजन हुई थी। आप इसको एक बार के लिए, हाँ, और इसके पीछे जो बंदा था उसको कहते हैं विलियम द कॉन्करर। ठीक है, तो उसने बेसिकली इन्वेजन करवाई थी। फ्रेंच आर्मी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा लोग और कुछ अलग मुल्क या ट्राइब्स आए थे इन्वेजन के लिए इन द इंग्लैंड। ठीक है, अब जाहिर बात है वो अपनी लैंग्वेज, अपने डायलैक्ट्स, हर चीज़ अपने साथ लेकर आए होंगे। ग्रीक होंगे तो ग्रीक लैंग्वेज लेकर आए होंगे, लैटिन से या फ्रेंच से ताल्लुक़ रखने वाले होंगे, फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाले होंगे तो वो फ्रेंच लेकर आएंगे। तो डिफरेंट तरह के लोगों की डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट डायलैक्ट्स थे। तो अब 2 मेजर हमारे पास इवेंट्स आते हैं। एक तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ द नॉर्मन्स जो कि 1066 में हुआ, जो स्टार्टिंग में है, और एंडिंग पे हमारे पास क्या आ जाती है जी, प्रिंटिंग प्रेस, जो कि कब है 1476 में। तो आप ये देखें कि ये एक मिडल टाइम है कि इसमें एक तरक्की भी हो रही है। ठीक है, कि स्टार्टिंग हो रही है भाई हाथ से लिखने में और एंडिंग हो रही है प्रिंटिंग प्रेस से। नाउ अब आप ये देखें कि ये पहला कॉन्क्वेस्ट था इंग्लिश लिटरेचर का जो हमें देखने को मिलता है। सही है, अब हुआ ये कि जब पहली इंग्लिश की बुक आई ना, जो पहली इंग्लिश की बुक प्रिंट हुई, तो मिडल इंग्लिश का एंड चल रहा था। ठीक है, और जब प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुआ तो आप खुद देखें, एक हाथ से लिखी हुई चीज़ है और एक प्रिंट हुई हुई चीज़ है, कौन सी चीज़ ज़्यादा रीजनेबल रिलायबल होगी? ऑब्वियसली दैट वुड बी द प्रिंटेड थिंग। तो हुआ क्या कि जब इंग्लिश बुक्स लिखी जाने लगी तो नई नई चीज़ें आने लगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ठीक हुई, स्टाइलिस्टिक फीचर्स आए, स्पेलिंग लेयर्स आए। ठीक है, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें आई, लेकिन स्पेलिंग्स में थोड़ा सा इशू रहा था इन द स्टार्टिंग। अब आप ये चीज़ें देखेंगे, ओल्ड इंग्लिश को आप पढ़ें ना तो आपको इतनी अच्छी समझ नहीं आएगी, लेकिन आप इवन चौसर का प्रोलॉग पढ़ लें तो आपको काफ़ी चीज़ें डिफिकल्ट लगेंगी। बट आप अभी की मॉडर्न इंग्लिश देखें तो डैट इज़ सो ईजी। ठीक है, अब हुआ क्या कि एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अ डिस्टिंक्टिव स्टाइलिस्टिक फीचर ऑफ द पीरियड वाज अ रैपिड एक्सपेंशन इन द नंबर ऑफ वर्ड्स विच ऑफन एंटर्ड द लैंग्वेज फ्रॉम लैटिन एंड मोस्टली फ्रॉम द फ्रेंच।
अब आप देखें इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी आगे जाके कि लैटिन, फ्रेंच और इंग्लिश इन तीनों का आपस में क्या रिलेशनशिप था, ठीक है। बेसिकली आप ये देखें कि अगर हमारे मुल्क में लाइक इन पाकिस्तान मैं अगर बात करूँ उर्दू की, पंजाबी की और हिंदी समझ लें आप, तो ये लैंग्वेजेस अब एक तरह के, ठीक है। अब कई लोग होते हैं ड्रामा या मूवीज़ देख देख के अपनी उर्दू में हिंदी के वर्ड्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कई लोग होते हैं उर्दू बोलते बोलते पंजाबी का कोई वर्ड ऐड कर देते हैं। तो हुआ क्या कि जब इंग्लिश लैंग्वेज की फॉर्मेशन हो रही थी तो उस टाइम पे लैटिन और फ्रेंच, दीज वर द टू लैंग्वेजेस दैट वर स्पोकन। तो हुआ क्या कि लैटिन और फ्रेंच के कुछ वर्ड्स स्टिल अभी भी हमारी इंग्लिश में प्रेजेंट हैं। बहुत सी वोकैबुलरी है जो हमारे पास लैटिन और फ्रेंच से। देखें, जब भी कोई वोकैबुलरी या कोई लैंग्वेज, जब भी कोई लैंग्वेज हमारे पास आती है ना, हम कोई लैंग्वेज जनरेट होती है, डेवलप होती है, तो उस लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कैसे वो डेवलप होती है, हम दूसरी लैंग्वेजेस से वर्ड्स बोरो करते हैं, लॉन वर्ड्स लेते हैं, कंपाउंड वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। वर्ड की फिक्सेशन होती है और क्या नाम है इसका, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, फिर उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। मैंने अपनी पूरी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने वर्ड के प्रोसेसेस को डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस तरीके से हम एक लैंग्वेज की फॉर्मेशन करते हैं, कैसे मीनिंग्स देते हैं, कैसे उसका सिंटैक्स, उसके डायलेक्ट्स, उसकी लेक्सिकल आइटम्स की हर चीज़ को हम किस तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो जब इंग्लिश बन रही थी ना, तो लैटिन के और फ्रेंच के मोस्टली वर्ड्स इस लैंग्वेज में ऐड किए गए थे। तो अब एक और बात, नेक्स्ट वी हैव इंग्लिश लिटरेचर ऑफ द मिडिल एज इज अ comprehensive and wide topic that includes necessarily all the written works available in Europe and beyond during the Middle Age. The Western and the Central Europe dominated by Roman Catholic Church. इस चीज़ को आपने बोलना नहीं है कि तब जो वेस्टर्न यूरोप था और सेंट्रल यूरोप था, उसमें जो मेजर अथॉरिटी थी हमारे पास वो थी रोमन कैथोलिक चर्च, ठीक है। एज वेल एज अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप नेवर रोमनाइज्ड स्पोकन लैटिन दैट वाज द लैंग्वेज ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हाउ लैटिन, इंग्लिश और फ्रेंच के दरमियान एक डिस्टिंक्शन क्रिएट हुई एट द एंड ऑफ द मिडल एज, किस तरीके से इंग्लिश को एक बूस्ट मिला, कैसे चौसर ने आकर इंग्लिश में एक नया एंथुजियाज्म पैदा किया लोगों के अंदर, ये हम डिस्कस करेंगे। बस आप ये चीज़ याद रखें कि मिडीवल पीरियड में 3 लैंग्वेजेस थी, मेजर लैंग्वेजेस, लैटिन, ग्रीक एंड इंग्लिश। और किस तरीके से लोग इंग्लिश को इंफीरियर समझने लग गए थे, लैटिन को सुपीरियर समझते थे और फ्रेंच नॉर्मल यूज़ करते थे। आई विल डिस्क्राइब दैट वॉज बिकॉज चर्च वॉज वर्चुअली द ओनली सोर्स ऑफ एजुकेशन, क्योंकि चर्च जो था वो एजुकेशन का सोर्स था। Furthermore, Latin language was the common language for the medieval writings, but the condition in Eastern Europe was completely different. The Eastern Europe, which was under the control of Eastern Roman Empire and the Eastern Orthodox Church, made the languages old church. अब मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न में हमारे पास रोमन कैथोलिक चर्च की लैंग्वेज बोली जाती थी जो कि लैटिन थी, लेकिन हमारे पास ईस्टर्न रोमन एम्पायर में क्या बोला जाता था, 2 लैंग्वेजेस, स्लेवोनिक एंड ग्रीक। ये 2 लैंग्वेजेस थी जो कि हमारे पास बोली जाती थी ईस्टर्न यूरोप में, ठीक है। इस स्लाइड में मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू रहना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और चीज़ों की हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक मिनट अगर आगे जाकर आता है तो ओके, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन कर दूँगी। The special characteristics of the society in which the languages of old church were used was that the vernaculars of common people were used even to create the literary works. ठीक है, वर्नाकुलर्स का मतलब होता है कि किसी भी एरिया के, किसी ख़ास सोसाइटी, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर लोगों के डायलेक्ट्स, उनकी लैंग्वेज वेरिएशंस, उनके एक्सेंट, उनकी प्रोनाउंसिएशन, हर चीज़ वर्नाकुलर्स में आ जाती है, ठीक है। वो कहते हैं कि उस टाइम में सोसाइटी की ख़ास बात ये थी कि जो ओल्ड चर्च में लैंग्वेजेस बोली जाती थी ना, वही लैंग्वेज थी जो आम लोग अपने बोलचाल में इस्तेमाल करते थे और उसी लैंग्वेज को लिटरेचर में भी यूज़ किया जाता था। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि बेओवुल्फ लिखी गई, अब वो लिखी गई थी 700 to 1000 सेंचुरी के दरमियान, ठीक है, इस दौरान लिखी गई थी, लेकिन हमारे पास उसकी करेक्ट डेट क्या वो तो नहीं मिलती, मैन्युस्क्रिप्ट ही है हमारे पास। इसी तरीके से उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई है कि किस तरीके से लिटरेरी वर्क क्रिएट करने के लिए लोग कॉमन वर्नाकुलर्स यूज़ करते थे, ठीक है। ये आगे एग्जांपल दी हुई है कि निबलिंग्स का सॉन्ग लिखा गया और ऑस्ट्रियन राइटर ने लिखा जो कि अभी तक अननोन है। तो ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई है जॉनसन दे रोलैंड की और कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स यू कैन रीड इट फ्रॉम द स्लाइड। Although the available versions of the aforementioned epics are generally considered the works of individual poets,
poets, the poems that are from anonymous poets are based on their people's older oral traditions. ये तो मैंने आपको बहुत पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था कि ओल्ड इंग्लिश जो हमारे पास आई ना, वो आई ऑरल वे से। पहले ऑरल बोला जाता था, सब कुछ ज़ुबानी कलाम ही चलता था, और उसके बाद हमारे पास हाथों से लिखना शुरू हो गया। तो ये वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो चीज़ हमें ऑरली मिलती थी ना, बाद में राइटर्स ने उसको हाथों से लिखना शुरू किया, और वही डायलेक्ट्स, वही ये जो एपिक्स हमें ऊपर मेंशन की गई हैं, इन सब में हमें उन्हीं इंडिविजुअल पोइट्स और उन्हीं पोम्स का तस्करा मिलता है जो कि पिछले ओरल ट्रेडिशन से चलती आ रही है। मैंने आपको चीज़ें करवाई थी, पैनेजेरिक, मैजिक और कुछ शॉर्ट नैरेटिव्स, ये आपने याद रखना है, ठीक है। द वर्क्स ऑफ लिटरेचर ऑफ दिस एज विच आर ऑफन ग्रुप्ड बाय अ प्लेस ऑफ ऑरिजिन, लैंग्वेज एंड जॉनरा वर कंपोज्ड ऑफ रिलीजियस राइटिंग्स एज वेल एज द टेम्पोरल एंड नॉन स्पिरिचुअल वर्क्स। अब कहते हैं कि इस टाइम पे जो लिटरेचर का काम था वो रिलीजियस भी था, नॉन रिलीजियस भी था। मैं आगे आके एक्सप्लेन करूंगी, पूरी स्लाइड है इस बारे में। इन दिस स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंग्वेज, फॉर्म, सोसाइटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग एंड द लिटरेरी वर्क्स ऑफ मिडल एज आर एग्जामिन्ड। अब इस पूरी जो स्टडी की गई थी मिडिवल पीरियड में, जो मिडिवल टाइम चल रहा था, क्या करेक्टरिस्टिक्स थी लैंग्वेज की, पोम की, सोसाइटीज़ की, ये हमें डिफरेंट टाइप्स में मिलती हैं, ठीक है। अब उसके क्या क्या फैक्टर्स थे नेक्स्ट लाइन में है। कुछ फैक्टर्स तो चर्च के थे, सीधी सी बात है, चर्च ही ज़्यादातर उस टाइम इन था, तो चर्च की ही एग्जाम्पल्स होंगी। शिवलरी की एग्जाम्पल थी, शिवलरी मतलब करेज की, हीरोइक, इन सब चीज़ों का आ जाता था। फिलोसफिकल मूवमेंट्स थी, फिलोसफी बेस्ड मूवमेंट्स। फिलोसफीज़ आपकी डेली लाइफ में है, फिलोसफीज़ आपके पढ़ने में है, आपकी नॉलेज में है, आपके एथिक्स में, हर चीज़ में देयर इज़ अ फिलोसफी। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग अ मुस्लिम वी हैव अ फिलोसफी ऑफ वननेस ऑफ गॉड, ठीक है, एंड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह अलमाइटी। तो ये हमारी रिलीजियस फिलोसफीज़ हैं, एंड एट दैट टाइम देयर वर मेनी फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स एंड डिफरेंट थियोलॉजीज वर डोमिनेंट फैक्टर्स इन द फिलोसफी ऑफ द मिडल एज। देखिए, फिलोसफी वो होती है जो कोई रिसर्चर या रिसर्च बेस्ड बंदा कोई फिलोसफी देता है, लाइक ये फिलोसफी का मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डेट व्हाट इज फिलोसफी। और थियोलॉजी वो होता है जो थ्योरी बेस्ड होता है, एंड फिलोसफी फिलोसॉफिकल मूवमेंट इज फिलोसफी बेस्ड, ठीक है। तो ये सारी की चीज़ों का, फैक्टर्स का काफ़ी अफेक्ट था मिडल लिटरेचर में। आई एम सॉरी इफ आई एम सो फास्ट, बट आई हैव टू कवर दिस टॉपिक इन अ सिंगल और 2 वीडियोज इनफ, so I'm in a bit speed. So the church was the dominant institution in the medieval life, and its religious observances gave shape to the literary works. Consequently, its pervading effect on the literature of this age can be observed clearly. चर्च का ही ज़्यादा इफेक्ट था, और इसका कोई इनकार नहीं है कि चर्च का इम्प्रेशन हमें हर वर्क में मिलता है। For example, the mainstream religion belief about ethics can be traced in some poems and epics. In this study, in addition to the historical context of the medieval age in which literary works has been developed, we examine the content of some medieval works in which the influence of church is evident. मैं अपनी हर वीडियो में इन वर्डिंग को डिस्क्राइब करती हूँ कि व्हाट इज़ अ पोम, व्हाट इज़ अ एपिक, किस तरीके से चर्च का इन्फ्लुएंस था। तो इस पर सिंपल सी स्लाइड में ये बात है कि भाई एट दैट टाइम चर्च का एक रोल था, क्योंकि चर्च उस टाइम एक पावर थी, आप सुपर पावर कह सकते हैं, एक सुप्रीम अथॉरिटी वॉज द चर्च। तो चर्च के लोगों की इज्जत थी, चर्च की जो लैंग्वेज थी वो कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी। चर्च के लोग जो थे उनको लाइक उनके डायलेक्ट्स, उनके वर्नाकुलर्स हमें आज भी उन ओल्ड इंग्लिश के मिडिल एज के लिटरेरी वर्क्स में मिलते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो कि लैंग्वेजेस थी, पोम्स थी, और सोसाइटी में जो चीज़ें थी, वो उनमें क्या क्या हमें थीम्स मिलते हैं। शिवलरी का मिलता है, ठीक है, उसके बाद फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स मिलती हैं, और डिफरेंट तरह की थियोलॉजीज मिलती हैं, और इन सब के अंदर हमें चर्च का एक इम्प्रेशन मिलता है। नेक्स्ट वी हैव द मॉडर्न। हाँ, इससे पहले ना मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ। देखें, मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको रिलेट करवाती हूँ। इन पाकिस्तान, ठीक है, देयर आर बेसिकली 3 लैंग्वेजेस डेट आर मोस्टली स्पोकन। एक है हमारे पास इंग्लिश, ठीक है, एक है उर्दू, और एक है अराबिक। अब आप ज़रा सोचिए इस बात पे कि 3 लैंग्वेजेस कैसे यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अराबिक लैंग्वेज। हम उसको एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, एक होली लैंग्वेज कंसिडर करते हैं, बिकॉज वो लैंग्वेज हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लैंग्वेज है, एंड दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ आवर होली बुक कुरान मजीद। अब आप ये देखें कि कितने के लोग हैं जो कि उस लैंग्वेज को जानते हैं, ठीक है। आप रिलेट करें इसको चर्च के साथ। एट दैट टाइम चर्च में लैटिन बोली जाती थी, ठीक है। बहुत से जो लाइक द पीपल हु वर फ्रॉम द नोबल क्लास, दे ओनली स्पीक द लैटिन लैंग्वेज। अब होता क्या था कि हर बंदे को, कॉमन बंदे को लैटिन लैंग्वेज बोलने नहीं आती थी। वो सबके सब क्या करते थे, लाइक सिर्फ रिलीजियस वे में पढ़ने के लिए लैटिन को यूज़ करते थे। जैसे हम लोग हैं, वी जस्ट
know how to read Arabic, but we don't know like how to understand it, how to interpret it, and how we are going to I'm sorry, speak it. So एट द टाइम अरबिक जो आज है कुछ लोग जानते हैं सिर्फ रिलीजियस में यूज़ की जाती है, मस्जिदों में, घरों में, कुरान पाक में, या नमाज के तौर पे, यानी कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ या प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करने के लिए वी यूज़ अरबिक, एंड एट द टाइम दे यूज्ड लैटिन. ठीक है, अब आप आ जाएं सेकेंड लैंग्वेज पे. अब हम बात करते हैं उर्दू की. अब काफ़ी कॉमन पीपल लाइक हमारी मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हम सब क्या बोल रहे हैं? We mostly the middle class in our society uses the Urdu language. ठीक है, Urdu speakers are mostly there. There are many languages, पश्तो है, पंजाबी है, but these are just side languages. ना हम भी फिलहाल सिर्फ ओवरऑल बात करें जो सब बोलते हैं. अब उर्दू में क्या होता है कि हर कॉमन बंदा उर्दू जानता है, मतलब लोअर क्लास को भी आती है, एलीट को भी आती है, लेकिन और मिडिल क्लास को भी आती है, लेकिन उर्दू की एज सच कोई पोजीशन नहीं है. तो ये जो उर्दू का आज स्टेटस है ना, ये तब इंग्लिश का स्टेटस था. ठीक है, इस चीज़ को आप समझें. मैं क्यों कह रही हूँ कि अगर एक बंदा है जो कि उर्दू बोल रहा है हमारी सोसाइटी में, और एक बंदा है जो इंग्लिश बोल रहा है, यू विल must prefer the person who is speaking in English. Why? Because this is a criteria set by our society. क्यों है ऐसा? क्यों? क्योंकि हमारे इस पूरे सिनेरियो में भी उर्दू इज़ लाइक अ सैंडविच बिटवीन अरबिक एंड बिटवीन द इंग्लिश लैंग्वेज. सिमिलरली एट दैट टाइम हुआ क्या था? अब देखिए, जब हमारी सोसाइटी में वो इंग्लिश बोलता है, वी थिंक दैट वाओ ही इज़ अ सुपीरियर पर्सन. वो सुपीरियर है. क्यों? क्योंकि वो अच्छा बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, तो हम एक उसको सुपीरियर वे में लेते थे. बट एट द सेम टाइम अगर आप मिडीवल पीरियड में पीछे चले जाए, 5th सेंचुरी में चले जाए, 10th सेंचुरी में चले जाए, तो एट दैट टाइम द पीपल हु वर स्पीकिंग इन उर्दू, I'm very sorry, the people who were speaking in English, they were considered as the lower class people. Why they are उनको क्यों ऐसे समझा जाता था? इसलिए क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को लोअर क्लास के साथ एक मतलब उनको कंपेयर कर दिया गया था कि द पर्सन हु इज स्पीकिंग इन इंग्लिश ही इज मस्ट बिलोंगिंग टू द लोअर क्लास. और जो इंसान बोलता था फ्रेंच, उसको नॉर्मल, मतलब जैसे हम आज के दौर में उर्दू बोलते हैं ना, इंग्लिश बोलते हैं, तब फ्रेंच की वो टाइम था. क्योंकि फ्रेंच, लैटिन, ये सब वो लैंग्वेजेस थी जो कि हमारे पास ब्रिटेन में या यूरोप में इन्वेजन के थ्रू आई थी. एक जो मल्टी कल्चरल सोसाइटी बनी थी, मैंने मल्टी कल्चरल पे भी वीडियो डाली हुई है, जैसे एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी बनी थी, उसी मल्टी कल्चरल सोसाइटी की बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस के डिफरेंट डायलेक्ट्स आए थे. तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि उस टाइम हमारे पास इंग्लिश का इतना नहीं था, कोई आप ये समझ लें कि इंग्लिश की इतनी ग्रोथ नहीं थी. लैटिन और फ्रेंच सब जानते थे, सब बोलते थे, लेकिन इंग्लिश को इन दोनों लैंग्वेज के दरमियान सैंडविच बनाया गया था और उसको लोअर समझा जाता था. तो इसमें यही सारी बातें बताई गई हैं कि किस तरीके से इंग्लिश में, लैटिन में और फ्रेंच में आपस में एक डिफरेंस क्रिएट था. लेकिन देयर वाज अ पॉइंट जब इंग्लिश आहिस्ता आहिस्ता उभरने लग गई थी. क्यों? क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आ गया था. प्रिंटिंग प्रेस आया, फर्स्ट बुक इंग्लिश में छपी, उसके बाद लोगों को पढ़ने का मौका मिला, और उसके बाद इंग्लिश जो थी उसकी रिन्यूअल या रीबर्थ स्टार्ट हुई. अब आप ये देखें कि इस पूरे टाइम पीरियड में हमारे पास सोशल फैक्टर्स भी हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं और कल्चरल फैक्टर्स भी हैं जो हमें इंग्लिश हिस्ट्री में मिलते हैं. रोमन क्रिश्चियनाइजिंग हुई ब्रिटेन में. ठीक है, अब उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी हमें मिलती है रोमन लैंग्वेज से. ठीक है, जिस तरीके से कॉन्क्वेस्ट ऑफ स्कैंडिनेवियन हुआ, ये भी आप देखिएगा इंटरनेट पे, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा पहले इसको स्कैंडिनेविया का कहा जाता था और फिर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ. ये सब बहुत लंबी हिस्ट्री है. ठीक है, फिर नॉर्मन्स आए. ठीक है, फिर क्या हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज को मतलब कम कर दिया गया और उसको लोअर क्लास के साथ जोड़ दिया गया. 2 सेंचुरीज गुजरी, और जबकि नोबल पीपल जो थे वो फ्रेंच लैंग्वेज को यूज़ करते थे. वो ये समझते थे कि भाई फ्रेंच जो है वो बहुत ही हाईली प्रेस्टिजियस लैंग्वेज है. क्यों भाई? क्योंकि ये एलीट क्लास बोल रही है. देखिए अब किस तरीके से चेंजिंग चल रही है. And English language repossessed its superiority in the English societies. It was the language that was profoundly changed in both grammar and vocabulary from what it had been in 1866. अब देखिए टाइम पीरियड गुजरता है तो लैंग्वेज में हर तरह की चीज़ों में चेंज आता है. इसी तरीके से इंग्लिश में भी चेंज आया. अब क्या चेंज आया? ग्रामर में, वोकैबुलरी में. कोर इंक्लूड हुआ, पेरिफेरी इंक्लूड हुआ. कोर मीन्स द सेंट्रल आइडियाज, द सेंट्रल पार्ट्स, एंड पेरिफेरी मीन्स द बाउंड्रीज. बताया गया कि भाई इंग्लिश में ये चीज़ें नेसेसरीज हैं और ये चीज़ें जो है हमारे पास एक बाउंड्री है कि हम इसके अंदर अंदर रह के ये काम करते हैं. ठीक है, फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट लाइन, वी हैव
as it was mentioned in later paragraph after the invasion of English by French Normans only was first. ठीक है, मैंने आपको बताया कि सोसाइटी है, कल्चर है, लिटरेचर है, इन सब के फैक्टर्स हमारे पास आते हैं. कॉन्सिक्वेंटली द फ्रेंच गवर्नर्स ऑफ द इंग्लिश रिप्लेस्ड इंग्लिश. अब आप ये देखें कितना इंग्लिश का कितना बड़ा नुकसान था कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने आते ही इंग्लिश को नॉर्मन फ्रेंच के साथ रिप्लेस कर दिया. ठीक है, और फ्रेंच को लैंग्वेज बना दिया गया जिसमें पोम्स लिखी जाती थी, लिटरेचर लिखे जाते थे, लेकिन इंग्लिश में ये सब चीज़ें कम हो गई थी इन इंग्लैंड, जो है ही इंग्लिश में. मतलब अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग की या मॉडर्न एज में बात करें तो हमारे जहन में सबसे पहले इंग्लैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब चीज़ें आती हैं. ठीक है, और एट द टाइम इंग्लैंड में ही इंग्लिश को रिप्लेस करके फ्रेंच रख दिया गया था. और लैटिन जो थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो रिलीजियस वे में, साइंस में और एकेडमिक वगैरह में वो सिखाई जाती थी. लेकिन काफ़ी टाइम बाद इंग्लिश की जो लॉस्ट वैल्यू थी वो उसको रीगेन हो गई, वापस मिल गई. क्यों? क्योंकि उसके बहुत से ग्रामेटिकल चेंजेस वगैरह आए. हाँ, ये भी था कि जब काफ़ी टाइम से इंग्लिश बहुत सुपीरियर थी तो हुआ क्या कि उसकी कुछ ग्रामेटिकल, स्पेलिंग, वोकैबलरी, ये सब चीज़ें कम हो चुकी थी. लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने फ्रेंच से और लैटिन से लोन वर्ड्स लिए, कुछ वर्ड्स बोरो किए, तो इंग्लिश ने अपनी दोबारा से वो जो एक लॉस्ट आप कह सकते हैं एक उसकी स्टेटस था, उसकी वैल्यू थी, उसने वापस पाया. कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, इसमें कंप्लीट दोबारा वही बात बताई गई है कि किस तरीके से फ्रेंच नॉर्मन्स थे, उन्होंने इंग्लिश लर्न करना स्टार्ट की, कैसे फ्रेंच नॉर्मन्स ने सारा कंट्रोल किया, ईच एंड एवरीथिंग. इसमें सब में वही बात है. एंड स्टिल इफ देयर विल बी अ क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. यही वैसे ज़्यादातर इसमें बात किया गया है कि ग्रामर में चेंजेस आया, अगर आपको लेक्सिकल स्टडीज़ में या लेक्सिकोलॉजी और लेक्सिकॉन में कोई भी डिफरेंस या कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, यू कैन गो एंड वॉच माई वीडियो ऑन द लेक्सिकल स्टडीज़ इंट्रोडक्शन. मैंने उसमें हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है कि हम किस तरीके से वर्ड फॉर्म करते हैं, लेक्सिकॉन क्या होता है, व्हाट इज़ लेक्सिस, व्हाट इज़ लेक्सीम, हर चीज़ आई हैव एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी क्लियर मैनर. ठीक है, ओके. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब फ्रेंच नॉर्मन्स आए, ओके, देन गिव इट अ रीड. अब मैंने आपको बताया था कि इन्वेजन से पहले इंग्लिश सोसाइटी का जो लिटरेचर था वो ज़्यादातर ओरल था. ठीक है, और जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आई तो उसके सिलसिले में हमारे पास क्या हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज सोसाइटी के जो ओरल ट्रेडिशन था ना, वो लोगों की एक माइंड शेपिंग बन चुकी थी उसमें, कि जो लोग मतलब ओरल ट्रेडिशन एक था टेल्स सुनाने का, वो लोग उन चीज़ों को जानते थे. लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता रिटन डॉक्यूमेंट स्टार्ट हुए तो एक जो ट्रेडिशन था वो शिफ्ट हुआ पूरा ओरल कॉम्पोनेंट से रिटन कॉम्पोनेंट में. तो आप ये देखें कि जो ट्रेडिशन था ना, ये बहुत ही क्रिटिकल कॉम्पोनेंट. अब आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट वाज द क्रिटिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द मिडिवल सोसाइटी, यू कैन सिंपली से कि ओरल ट्रेडिशन. क्यों? क्योंकि ओरल ट्रेडिशन तो कम हो जाना चाहिए था ना, क्योंकि तब तो हमारे पास लोग हाथों से लिखते थे. मिडिवल पीरियड सारा का सारा हाथ से लिखा गया, बट ओरल ट्रेडिशन वॉज स्टिल सर्वाइविंग एट दैट टाइम. ठीक है, अब क्यों ऐसा किया जाता था, क्यों ये इतना ज़्यादा परसिस्ट कर गई? इस वजह से क्योंकि एट दैट टाइम जो लोग थे, जो लिटरेट पीपल थे, जो कि जानते थे ओरल ट्रेडिशंस को या पढ़ना लिखना जानते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा ना अपना ऑफिशियल अफेयर्स से काम करते थे, मतलब अपना ऑफिस में रहते थे, बाकी काम काज करते थे. तो ये उनकी जो प्रैक्टिस थी ना वो थोड़ी लिमिटेड थी. सो दैट्स वाई द ओरल यू कैन से सोसाइटी और द ओरल ट्रेडिशन ऑफ दैट सोसाइटी परसिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब अगर ओरल ट्रेडिशन ना होता हमारे पास तो इंग्लिश को समझना या उसको कॉम्प्रिहेंड करना वॉज नॉट ईजी. ठीक है, तो काफ़ी स्कॉलर्स ने इसको स्टडी भी किया है. और जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ, देखिए ये मैंने आपको बताया कि हमारे पास 2 मेजर इवेंट्स हैं, ये आपने भूलना नहीं है. द स्टार्टिंग इवेंट इज़ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 एंड द एंडिंग इवेंट इज़ द प्रिंटिंग प्रेस 1476. ठीक है, ये 2 के दरमियान हमारे पास सोशल फैक्टर्स भी हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं, कल्चरल भी हैं, लिंग्विस्टिक चेंजेस भी हैं, डायलेक्टल चेंजेस भी हैं, लेक्सिकल चेंजेस भी हैं. हमारे पास इसमें ग्रामेटिकल, सिंटैक्टिकल हर चेंज इस दौरान आया है. ठीक है, अब आपने इसको याद रखना है. ओके, द पोम्स ऑफ द मिडल एज हैव सम कॉमन पॉइंट्स. हाँ, अब इसमें ना कुछ वर्क्स बताए गए हैं, यू कैन रीड इट. अब आप देखिए हमारे पास पियर्स प्लोमैन है, ये विलियम लैंगलैंड का बहुत ही खूबसूरत एक वर्क है. आप ये देखेंगे कि इसमें किस तरीके से बहुत प्यारी प्यारी एग्जांपल्स दी हुई हैं. हर इंसान के नाम के ऊपर उसको किसी न किसी ट्रेड से जोड़ा गया है. ठीक है, उसके बाद आप, हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं. एक तो इन्होंने बताया कि पियर्स प्लोमैन्स हैं. ठीक है, इसमें कुछ फोनेटिक सिमिलैरिटीज़ वगैरह हैं, इनको आप स्किप कीजिए. यस, काफ़ी इश्यूज़ जो थे लाइक सोसाइटी के इश्यूज़, कुछ ऐसे काम किए गए जिसमें सोसाइटी के इश्यूज डिस्क्राइब किए गए. पुअर पीपल,
द ग्रीड ऑफ रिच एंड सिनिंग ऑफ द पीपल, क्रिश्चियनिटी बिलीव्स, खास करके आफ्टर लाइफ एंड वननेस ऑफ गॉड। अब आपने इस चीज़ को याद रखिएगा कि एट दैट टाइम जो ज़्यादातर काम किया जाता था ना वो क्रिश्चियन बिलीव्स का था, मैंने बताया बार बार। उसमें एक चीज़, एक क्राइस्ट की बर्थ, द डेथ ऑफ क्राइस्ट, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को क्रिश्चियनिटी के मुताबिक आसमान पर उठाया जाना और वो सारे मामला, एंड आफ्टर लाइफ यानी कि डेथ और डेथ के बाद की जो आपकी लाइफ है उसके बारे में, एंड देन द वननेस ऑफ गॉड। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स या कुछ थीम्स थे जो कि उस टाइम बहुत ज़्यादा इन थे। तो ये कॉन्सेप्ट्स आप ये समझ लें हैं ही हैं। और ये जो दो कॉन्सेप्ट है ना, आफ्टर लाइफ का और वननेस ऑफ गॉड, इन दो कॉन्सेप्ट्स का तो मिक्सचर आपको हर थीम में मिलेगा यहाँ पे। इसकी एक हमारे पास एक फिक्शन भी है, क्रिश्चियन फिक्शन, दैट इज़ डिवाइन कॉमेडी। ये डांटे जबरल ने लिखी थी और ये बहुत ही खूबसूरत वर्क है अगेन। अब आप ये देखें कि ये दोनों के दोनों ना डिवाइन कंपैशनेट और कंपैशनेट फैक्टर, यानी कि ज़मीन पर, और मतलब आप इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंपल सी क्रिश्चियनिटी के ही थॉट्स जो है वो एक्सप्लेन किए गए हैं, ठीक है। पर्ल एक अलग पोएम है, ठीक है। ये पियर्स प्रोमेस से थोड़ी छोटी है, लेकिन ये ज़्यादा आर्टिस्टिक है और कम लिटरल है। ये बेसिकली एक एलिगी है, डेथ ऑफ अ यंग चाइल्ड एंड प्रेजेस द चाइल्डिश इनोसेंस इन द डिवाइन कोर्ट। अब आप देखेंगे कितने प्यारे प्यारे थीम्स हैं इस टाइम के। तो बस आप ये देख लें कि एट दैट टाइम गेटिंग ह्यूमन बींग्स विद द गॉड, दैट वाज आल्सो अ थीम। तो ये रिलीजियस थीम्स पे आपको मिलेंगे, नॉन रिलीजियस पे मिलेंगे, मिडीवियल में आपको हर तरह का थीम मिलेगा। Okay, this is the last slide we are going to discuss today because the video is again a bit long and I don't think so that it will be covered in the next video. It will surely take 2 videos more. So let me give a read to it. ठीक है, clergyman, peasant, Plato था, Aristotle, Plotinus, the meter includes the god each name. Okay, that's a very simple slide. देखिए मैंने आपको बताया, हाँ मैं एक चीज़ पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ। मैंने अपनी चौसर वाली वीडियो में, ये जो चौसर में और प्रोलोग वाली में ये एक्सप्लेन किया है कि किस तरह तक 3 क्लासेस बनी हुई थी। नोबल मैन थी, ठीक है, नोबल क्लास थी, हमारे पास क्लर्जी क्लास और पीजेंट्री क्लास थी। क्लर्जी मैंने आपको बताया चर्च के लोग थे, नोबल हमारे पास जो फ्यूडलिज्म के लोग थे, फ्यूड्स थे, किंग्स, लॉर्ड्स, ये सब आते थे, और पीजेंट हमारे पास वर्कर्स थे, किसान, लेबरर्स, ये सब लोग थे। तो जो क्लर्जी मैन थे वो लेटेड स्पीकर्स थे, नोबल मैन वर द फ्रेंच स्पीकर्स एंड द पीजेंट्स वर द इंग्लिश स्पीकर्स। तो अब ये रैंकिंग थी और इस रैंकिंग को कहा जाता है ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। इसको आपने याद रखना है। अब ये कुछ स्कॉलर्स ने भी इस पर बात की हुई है, जिसमें हमारा प्लेटो है, एरिस्टोटल है, प्लोटिनस है। ये सारे के सारे मिडीवल एजेस के थे। इन्होंने सोसाइटी की हिरार्की को बहुत खूबसूरती से बताया हुआ है, ठीक है। विच वॉज बिलीव टू बी क्रिएटेड बाई गॉड, द चेन इंक्लूड्स। देखें अब वो कहते हैं इस पूरी जो ग्रेट चेन ऑफ बीइंग है ना, इस पूरी चेन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब आप देखें, सबसे पहले गॉड, देन एंजल्स, डेमन्स, सम अदर क्रिएचर्स सच एज स्टार्स एंड मून्स। अब आ जाते हैं हमारे पास वही 3 क्लासेस जो पर मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। किंग्स, प्रिंसेस, नोबल्स, मैन, वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड अदर्स एट द एंड ऑफ दिस चेन और पायरामिड। अब इसमें बस एक चीज़ बताई भी कि सोशल ऑर्डर हमारे पास 3 तरह के हैं। एक हमारे पास क्लर्जी है, नोबिलिटी है, कॉमनर है, वही बात, ठीक है। लेकिन अलग अलग सोशल क्लासेस भी हैं, जैसे कि मर्चेंट मिडिल क्लास वाज डेवलप्ड इन द डेवलपिंग सेंचुरी। ये देखें, ये वही बात आगे जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि रिनाइसेंस जब हुआ ना, जब मिडिल एज का एंड हो रहा था, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास एक मिडिल क्लास का वर्ड जनरेट हो रहा था। वो लोग जो कि ताजिर थे उनको एक मिडिल क्लास का दर्जा दिया जा रहा था। ये वर्ड उस टाइम नहीं आया था, लेकिन एट दैट टाइम ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया था कि कुछ लोग हैं जो कि लोअर क्लास और एलीट क्लास के दरमियान में फॉल करते हैं, ठीक है। बाय एग्जामिनिंग द लिटरेरी वर्क्स ऑफ द मिडिल एज इट कैन बी फाउंड दैट द राइटिंग्स ऑफ दिस एज आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट दे वर रिटन। हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है कि हम उस एज की राइटिंग को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, जो कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट हमें मिलता है जैसे वो लिखा गया था। अब उसमें हमारे पास रिलीजियस राइटिंग्स भी हैं, नॉन स्पिरिचुअल्स भी हैं, सेक्युलर भी हैं जिसमें रिलीजन का कोई जिक्र नहीं है, और बस ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। तो अब आप देखें कि इसमें हमने एक सिर्फ बहुत जनरल डिस्कशन किया है डेट हाउ द मिडीवियल एज स्टार्टेड। उसमें रिसर्चर्स का क्या क्रिटिकल रिव्यू है, किस तरीके से वो सोसाइटीज़ को रैंकिंग सिस्टम में लेकर आके किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स थे, क्या थीम्स थे। बेसिक एक ओवरव्यू क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिलीजियस और नॉन रिलीजियस राइटिंग्स को पढ़ेंगे, ठीक है। ऑगस्टीनियन और एक्विनस की थियोलॉजीज पढ़ेंगे और रिलीजन और
फिलोसॉफिकल जो माइंड सेट था मिडीवल पीरियड का वो पढ़ेंगे. तो ये सब चीज़ें जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे बट इन द कमिंग वीडियोज़. So thank you so much for watching my video completely, and again if you want to give any feedback or any question you have, you can ask or comment it in the comment section. Thank you so much. Take your time. Allah Hafiz.